बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम CS504 की फाइनल टर्म की प्रेपरेशन को स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 23 से। तो लेक्चर नंबर 23 जो है, लेक्चर नंबर 23 और 4 आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि जो है तकरीबन 7 से 8 लेक्चर्स के अंदर ही आपको फाइनल टर्म की जो है ना वो प्रेपरेशन वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचा दें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23। अच्छा जी, आर्किटेक्चर व्यूज जो है ना हमारे पास, देखें ज़रा। सिस्टम आर्किटेक्चर डिफाइन द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर बाय पुटिंग टुगेदर ए नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। असल में बेसिकली हम इसको ये कह, आर्किटेक्चर, जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, तो उसमें हम ये चीज़ डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको हमने 1 टायर में बनाना है, 2 टायर में बनाना है, 3 टायर में बनाना है। आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड। जब हम बात करते हैं ना फ्रंट एंड और बैक एंड की, तो ये समझ लो कि सिस्टम का आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस सिस्टम के दो दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका है जो फ्रंट एंड है और एक हिस्सा जो है वो इसका बैक एंड है। और इसी को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट का या सॉफ्टवेयर का एक फ्रंट एंड व्यू है और एक इसका बैक एंड व्यू है। समझ आ रही है? तो व्यू से यहां पर मुराद क्या है? एक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है, जो आप अपने एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइड करके ना बना लेते हैं कि जी हमारे पास, जैसे इसकी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, ये इक्वेशन देखें कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसमें फॉर्म्स होते हैं और इसमें रैशनल होता है। इन तीनों का सेट बना लें हम तो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। आप लोगों ने आगे पढ़ा हुआ है कि जी अगर एक सेट कोई चीज़ होती है तो उसके सबसेट भी तो होते हैं ना, और उन सबसेट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक ही सबसेट सेट बनता है। समझ आ रही है ना? तो जिस तरह हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका आर्किटेक्चर होता है कि हम उसको डिफरेंट वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 4 किस्म के आर्किटेक्चर्स हैं। सेंटर्ड में आप कर सकते हैं, लेयर्ड में कर सकते हैं, हॉरिजेंटल में कर सकते हैं, वर्टिकल में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब हम किसी सिस्टम को इस तरह से देख रहे हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया है, उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मसलन हम कहते हैं जी हम उसके डाटा एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की, और फिर बात कर लेते हैं कनेक्टिंग एलिमेंट्स की। तो इसका क्या मतलब है कि हमने सॉफ्टवेयर को 3 व्यूज के अंदर देखा। एक एक इंजीनियर जो है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक पिक्चर थी, मेरे यहाँ से गुजर गई कि एक इंजीनियर जब किसी कार को देखता है और एक ड्राइवर जब किसी कार को देखता है, तो उन दोनों के देखने में फ़र्क होता है। क्यों जी, होता है या नहीं होता? ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई जो मैंने बोली कि एक इंजीनियर का कार को देखना और तरह का है और एक ड्राइवर का कार को देखना और तरह का है, ठीक है जी। इसी तरह एक एंड यूज़र जब सॉफ्टवेयर को देखता है ना, तो वो देखता है इसमें फॉर्म कैसे हैं, ठीक है जी, इसके कलर्स कैसे हैं। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख रहा होता है, तो वो ये देख रहा होता है कि इसका डाटा पार्ट कौन सा है, इसमें प्रोसेसिंग किस फंक्शनैलिटी के तहत हो रही है, इसके अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है कौन सा है। तो ये जो डिफरेंट व्यूज़ हैं एक सिस्टम को देखने के, डिफरेंट आप कह लें परसीव करने के, थिंक करने के, एनालाइज करने के जो डिफरेंट नज़रियात हैं, डिफरेंट वेज हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्किटेक्चरल व्यू है। आर्किटेक्चरल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्किटेक्चर का लफ्ज़ होता है ढांचे के लिए। तो आपका सॉफ्टवेयर, आप उसको जिस मर्जी तरीके से जो है ना वो आर्किटेक्ट कर सकते हैं। मसलन जैसे उसने कहा, जैसे मैंने पहले कहा, हम सिर्फ इस तरह देख रहे हैं जी फ्रंट एंड बैक एंड जी, नहीं, ये बंदा कह रहा है कि नहीं जी आप ऐसे करो कि इसके डाटा एलिमेंट्स को अलहदा से व्यू करो, इसके प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को अलहदा से व्यू करो, और इसके कनेक्टिंग एलिमेंट्स को जो है ना वो आप अलहदा से व्यू करो, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट वे में, जैसे ये बोहेम है, इसने ये कह दिया जी कि रैशनल के साथ कॉन्स्टेंट्स भी होने चाहिए। कॉन्स्टेंट से मुराद क्या है कि वो शराइत भी इसके अंदर मौजूद हो जिन कंडीशंस के अंडर इन एलिमेंट्स और फॉर्म्स ने काम करना है। यानी 4 चीज़ें उसने बता दी, ठीक है। ये फार्मूला था, ये फार्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ठीक है।
तो अब आप देखें, इस मॉडल के तहत हमारे पास अगर हम देखें तो हम एक सॉफ्टवेयर को 4 हिस्सों में देख रहे होते हैं। नंबर 1 तो उसका लॉजिकल व्यू है, जो एंड यूज़र को नज़र आता है, जिसने चलाना है इसको, ठीक है? एक व्यू वो है जो प्रोग्रामर्स को नज़र आता है। प्रोग्रामर जब देख रहा होता है तो वो देख रहा होता है जी कि मैंने लैंग्वेज कौन-सी यूज़ करनी है, उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से सपोर्टेड हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये क्या है, इसमें फॉर्म्स हैं, डिज़ाइनिंग है, क्या है? इस हवाले से इसको ये सॉफ्टवेयर को इस अंदाज में देख रहा होगा। जो प्रोसेस व्यू वाला बंदा है, वो देख रहा होगा कि ये प्रोसेसिंग जो हो रही है इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसको कितना बड़ा या छोटा स्केल किया जा सकता है और इसकी जो आउटपुट है वो कितनी एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, ठीक है? और अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट व्यू की, डिप्लॉयमेंट कौन बंदा करता है जी? जो बंदा प्रोग्रामर सिस्टम को बनाता है, सिस्टम इंजीन इंटीग्रेटर्स जो होते हैं ये जो सिस्टम बना होता है उनको कंबाइन करके एक उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं। और डिप्लॉयमेंट वाले क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को लेके साइट के ऊपर जाके उसे इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं। तो उनको सिस्टम टेक्नोलॉजी टोपोलॉजीज यानी फ़र्ज़ करें आपने जो सिस्टम बनाया है वो क्लाइंट सर्वर है, तो टोपोलॉजी को डिसाइड उन्होंने देखना है कि जी कौन सी टोपोलॉजी लगेगी, इंस्टॉलेशन कैसे होगी। और ये अब आप देखें कि चीज़ एक ही है, सॉफ्टवेयर आपके पास एक है, लेकिन जो इसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, जो बंदे इस प्रोसेस का हिस्सा हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उनके लिए उसको डिफरेंट व्यू नज़र आ रहा है। उनको एंड यूज़र को सिर्फ ये नज़र आ रहा है जी कि एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो इनपुट ले रहा है, आउटपुट हमें दे रहा है, फलां फलां फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन वाले को ये आ रहा है कि मैंने ये फंक्शनैलिटी इसमें कैसे बनानी है। प्रोसेस वाले को ये नज़र आ रहा है कि जो फंक्शनैलिटी तो प्रोग्रामर ने बना दी है, इसकी क्वालिटी कितनी है, क्या ये परफॉर्मेंस भी है और स्केलेबल भी है या नहीं है। और डिप्लॉयमेंट वाला इस अंदाज में देख रहा है कि मैंने इसे जाके इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए मुझे क्या क्या सिनेरियोज चाहिए, ठीक है? तो ये डिफरेंट व्यूज जो हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इसको हम आर्किटेक्चरल व्यूज की तरह से देखते हैं। इसको आप ना, मैं उर्दू में समझाऊं ना तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे एक मरीज है हॉस्पिटल में और वहां पर एक अटेंडेंट है उसका, एक डॉक्टर है जिसने प्रेस्क्राइब किया है और एक वहां पर मेल या फीमेल नर्स है जिसने उसको मेडिकेट करना है, ठीक है? इन तीनों को वो मरीज तीन मुख्तलिफ हालतों में नजर आ रहा होगा, तीनों का नुक्ता नज़र व्यू पॉइंट डिफरेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह एक ही सॉफ्टवेयर के एक से ज़्यादा जो है ना वो आर्किटेक्चरल व्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो क्लेमेंट्स ने जो है ना, क्लेमेंट्स एक साइंसदान था, उसने इसको इस तरह से बनाया, यानी इसी इसी को थोड़ा उसने बेहतर किया, फंक्शनल का नाम दिया, कंकरेंसी का नाम दिया, ये फिजिकल में ले आया डिप्लॉयमेंट को, ठीक है? डेवलपमेंट और कोडिंग साथ में उसने ऐड कर दी, ठीक है? डेवलपमेंट में चूंकि कोडिंग अलहदा पार्ट होता है, डेवलपमेंट में लॉजिकल डिज़ाइन भी हम उसका बना रहे होते हैं जिसमें डायग्राम्स बनती हैं, यूएमएल वगैरह बनती हैं। कोडिंग जो होती है ये प्योरली ट्रांसलेशन होती है आपकी लॉजिकल डिज़ाइन की फिजिकल डिज़ाइन में, ठीक है? और दरमियान में वो सिनेरियोज होते हैं जिनसे आपने फंक्शनैलिटीज़ को भी हासिल किया, जिससे आपने डेवलपमेंट में भी हेल्प ली और इसको जो है फिजिकली डिप्लॉय करने में भी आपको हेल्प मिलती है। ये हमारे पास 4+1 के नाम से एक व्यू मॉड बनता है, जिसे क्लाइंट्स मॉडिफाइड वर्जन जो है ना वो हम कहते हैं आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल का। अच्छा, इसके अंदर हम जो बात करते हैं ना फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, ये सारे व्यूज़ आपने पढ़ने हैं जी, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जी। कंकरेंसी व्यू क्या होता है? जब एक ही से पैरेलल आप टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। फिजिकल व्यू के अंदर उसकी टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया जाता है, जो जो हार्डवेयर चाहिए होता है, जो स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होते हैं, वो हमने डिस्कस करने होते हैं, ठीक है? सिनेरियोज हमारे पास वो तमाम यूज़ केस होते हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं कि इस फंक्शन में क्या आपने चेंज करना है इस सिस्टम में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है? ये सारे व्यूज़ के नाम और इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ओवरऑल मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है, ठीक है? अब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक सिस्टम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ना, कि ये सिस्टम जो है वो फ़र्ज़ करें हम एक ऑनलाइन बुक शॉप की बात करते हैं, ये सिस्टम जो है बुक को सर्च कर सकता है, ये सिस्टम ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ये सिस्टम जो है
वो कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर सकता है। जो इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ है ना, ये कहलाती हैं किसी भी सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ना, ये स्पेसिफाई करती हैं कंडीशंस को। ठीक है। मसलन कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना जी, ये विंडो 10 में चलना चाहिए, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है ये विंडो एक्सपी में भी सपोर्टेड होना चाहिए, ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इससे फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन स्केलेबिलिटी। अच्छा, फिर वो कहता है जी अच्छा ठीक है, ये सिस्टम आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो इस इतने टाइम में कैलकुलेट होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात है। तो जो चीज़ परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, रिलायबिलिटी से रिलेटेड है, उसकी इस तरह के फीचर्स हैं जिनमें शराइत हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का हो, यानी आपसे कोई कहता है कि ये एक सिस्टम बनाएं जो विंडोज़ में भी चले, और वही सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड में भी चलना चाहिए या मैकनटोश में चलना चाहिए। तो अब ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ना, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसके मुकाबले में क्या है, जिसमें हम ये बताते हैं कि एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर जो है ये क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा। अभी जो मैंने आपको बताया ना, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन ये है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड्स अस कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स को ना आप उर्दू में शराइत समझें। क्या जी? शराइत, कि ये वो शराइत हैं जिनके अंडर रहते हुए आपके सॉफ्टवेयर को ये फंक्शनैलिटीज अचीव करनी है। ठीक है। कंडीशंस हैं ये, लिमिटेशंस हैं ये, कंसिडरेशंस हैं ये। ठीक हो गया जी। देखें जी, ये हमारे पास व्यूज आ गए जी। फंक्शनल व्यू है, एक एक कोड का व्यू है, एक टेबल बना हुआ है आपके पास। इसी तरह डेवलपमेंट व्यू है, फिजिकल व्यू है, और कंकरेंसी व्यू है। ये 5 मॉडल हैं। अच्छा, ये नाम से आएंगे पेपर में। अगर कोई कहता है कि जी कैंटल क्लेंट्स के मॉडल बताएं तो फिर ये हैं। अगर पेपर में आता है कि जी आर्किटेक्चरल व्यू जो हैं वो आप डिस्कस करें, इस साइंसदान का नाम है क्रूचन, क्रूचन के डिस्कस करें तो फिर ये 4 हैं। लॉजिकल व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, प्रोसेस व्यू और डिप्लॉयमेंट व्यू। ठीक है। इसने और यूज केस व्यू ये इसने डिसाइड किए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लेमेंट्स की, तो क्लेमेंट्स के जो हैं उसके अंदर ये 4+1 आ जाते हैं। तो ये उसके व्यूज हैं, उनके नाम है फंक्शनल, कंकरेंसी, डेवलपमेंट, फिजिकल, कोड एंड सिनेरियोज। ठीक है। ये फर्क वाजे होना चाहिए, जो पूछा जाए वही आपने बताना है। इसको उसने डिस्क्राइब किया, देखें जी, कि फंक्शनल व्यू में हम फंक्शंस की बात करते हैं, की सिस्टम एब्स्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, कौन कौन से फीचर होंगे इसके अंदर, ये कौन लोग बात कर रहे होते हैं, ये डोमेन के इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट लाइन के इंजीनियर और एंड यूजर। एंड यूजर ने इस्तेमाल करना है। डोमेन इंजीनियर जो होता है, जो उस सिस्टम जो को बनाने का माहिर होता है, मसलन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का जो माहिर है, जो बहुत अरसे से उसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो उसका डोमेन इंजीनियर कहलाएगा। और इसमें हमें जो रैशनल जो आउटपुट हमें मिलती है, जो हम काम करते हैं, फंक्शनैलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, इसी तरह रीयूजेबिलिटी और वर्क एलोकेशन, ये सारी चीज़ें हम फंक्शनल व्यू के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। फंक्शनल व्यू के बाद आ जाता है कोडिंग व्यू। कोडिंग व्यू में हम देखते हैं जी क्लासेस कौन सी होंगी, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, फंक्शंस, सब सिस्टम्स, लेयर्स। और ये कौन कर रहा होता है, ये प्रोग्रामर करता है, डिज़ाइनर करता है, और ये रीयूज़र कर रहा होता है। ठीक है। इसको जब हम बना रहे होते हैं तो क्या हमारा कॉन्स्ट्रेंट है, क्या रैशनल है हमारा। हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स ये हैं कि क्लासेस के अंदर मॉडिफाई होने की सहूलत भी मौजूद हो, मेंटेन होने की सहूलत भी मौजूद हो, पोर्टेबल भी होना चाहिए, सब सेटेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए कि अगर आप उसको इन्हेंस करते हैं या उसको ब्रेकअप कर, ये वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये वो यूजर्स हैं जो इन व्यूज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये वो फंक्शनैलिटीज है जो कंपोनेंट्स जो हैं वो इन व्यूज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिजिकल को देखें आप, फिजिकल के अंदर आता है जी कि सेंसर कौन कौन से लगेंगे, सीपीयू कौन सा इस्तेमाल होगा, स्टोरेज क्या होगी। और ये बंदा प्रोग्रामर तो नहीं बता सकता, जाहिर है हार्डवेयर इंजीनियर और सिस्टम इंजीनियर ये बताएंगे। ठीक है। और इसके कॉन्स्टेंट क्या होंगे, इसके कॉन्स्टेंट ये होंगे कि सिस्टम डिलीवरी को और इस इंस्टॉलेशन को मद्देनज़र रखना है आपने, परफॉर्मेंस को जहन में रखना है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी को जहन में रखना है, सिक्योरिटी को आपने जहन में रखना है। तो ये सारे जो है ना, वो एक टेबल, अगर ये वाला टेबल आपको याद हो जाता है, ये आप अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो ये भी आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा
कि आपके पास जो है ना वो क्लेमेंट्स का मॉडिफाइड वर्जन जो है ना वो आर्किटेक्चरल व्यू का क्या है। ठीक है जी, ये कुछ थ्योरीज हैं जी, ये कुछ आप पढ़ सकते हैं इसको, व्हाट आर व्यूज एंड व्हाई वी यूज, क्यों हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली डिफरेंट व्यूज को देखना असल में डीकम्पोजिशन होता है कि आप सिस्टम को बजाय एज अ होल देखने के डीकम्पोज करके देखें। तो जितना आप डीकम्पोज करेंगे जाहिर है सिस्टम आपको बेहतर तरीके से नजर आएगा और उसकी डेवलपमेंट जो है वो उतनी ही बेहतर नजर आएगी। जब हम इसको देख रहे होते हैं तो देखने में हम इसको हायरार्किकली भी देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे बताते हैं जी ये सबसे बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर ये वाले 4 हैं, उसके अंदर ये वाले 2 हैं, उसके अंदर ये वाले 2 हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम उसको देखेंगे टॉप टू बॉटम, जिस तरह एक शजरा बना होता है, ठीक है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो फिर ये व्यू जो है ये हायरार्किकल व्यू होगा हमारे पास, ठीक है। इसको फंक्शनल भी कहते हैं, इसको हम जो है वो डेवलपमेंट व्यू भी कहते हैं, तो कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है। एक हमारे पास होते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल, हमने किस तरह से अपने सिस्टम को आर्किटेक्ट करना है, जो अभी आप बात कर रहे थे ना। तो हमारे पास जो टोटल आर्किटेक्चरल मॉडल है ना वो ये 4 हैं। लेक्चर नंबर 24 में मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ठीक है। पेज पेज नंबर 129 पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 24 के अंदर अगर आप आके देखें आर्किटेक्चरल मॉडल्स, तो इसमें लिखा हुआ है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो है ना वो हमारे पास 4 हैं जी, ठीक है जी। नजर आ रहा है जी, डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर्स हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स हैं, लेयर्ड हैं और रेफरेंस आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। डाटा सेंटर में क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। देखें जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर के सारा डाटा आपकी सेंट्रल डाटा रिपोजिटरी में मौजूद है और बाकी सारा सॉफ्टवेयर क्लाइंट मशीनों पे चल रहा है। ये क्लाइंट चाहे विद इन सिटी हैं, विद इन ऑफिस हैं, विद इन कंट्री हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड है, डाटा बहरहाल एक ही जगह पे सेंट्रल जगह पे जो है ना वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। बैंक इस्लामी के अंदर कभी आप जाएं तो आप देखेंगे कि बैंक इस्लामी के जितने कंप्यूटर पड़े हुए हैं ना वो सारे सेंट्रल सर्वर कराची के साथ मुंसलिक हैं। उन सर्वर्स के अंदर, उन सिस्टम के अंदर कुछ नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। वो जनाब बाकायदा नेटवर्क के साथ एक प्रोटोकॉल है, उसके साथ वो अपने उसी सिस्टम पे जाके लॉग इन होते हैं, ठीक है। ये एक तरीकेकार है। जाहिर है जितने भी तरीकेकार हैं उनके सर्टन एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस होंगे जो कि सिंपल हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मसलन इसका डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ डिसएडवांटेज है, मसलन ऑल सिस्टम मस्ट एग्री ऑन रिपोजिटरी डाटा मॉडल। और इसमें ये क्या हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका एक सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम अगर डाउन होता है तो आपके सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ सर्टन बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, वो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा मॉडल हमारे पास है क्लाइंट सर्वर मॉडल ना, आम मशहूर मॉडल है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि ये देखें यानी इसके अंदर ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, एक से ज़्यादा जगह पे आपका डाटा मौजूद होगा और एक से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो उनके साथ कनेक्टेड होंगे। यानी बैंक ऑफ पंजाब के सिस्टम को मैंने डिस्कस स्टडी किया हुआ है, उसमें जो है ना वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। हर ब्रांच का अपना सर्वर है और वो फिर कनेक्टेड है डिविजनल सर्वर के साथ और फिर वो डाटा जो है वो उनके सेंट्रल सर्वर के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है। तो इस तरह ये आपका जो इंटरनेट है ये भी इसी क्लाइंट सर्वर पे ही चलता है कि आपका सिस्टम जो है वो आपके घर वाले राउटर के साथ कनेक्टेड है, राउटर अगले सर्वर के साथ कनेक्टेड है और इस तरह चलता चलता जो है ना वो वेब, ग्लोबल वेब तक जो है ना जो मेन सर्वर है वहां तक वो पहुंच जाता है जी, ठीक है। क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर डेफिनेटली इसके भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के वर्जन होंगे, डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स होंगे। मसलन अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर की तो इसमें फाइल सर्वर्स हैं जिन पे हम फाइल्स को स्टोर करते हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं जिनके ऊपर आपकी सिर्फ डेटाबेसेस पड़ी होती हैं, ट्रांजैक्शन सर्वर्स वो होते हैं जो आपके फ्रंट एंड से यानी क्लाइंट से लेकर डाटा, जो डेटाबेस सर्वर या फाइल सर्वर है इनके दरमियान सिर्फ डाटा को वो कन्फिगर करते हैं और कम्युनिकेट करवाते हैं बिटवीन दैट वन, ठीक है। और ग्रुप वेयर सर्वर्स हैं जहां पर हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को इकट्ठा करके ना तो एक सर्वर बना लेते हैं कि वहां से कंबाइनली यूनिट इमेजेस या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिलती रहें, ठीक है जी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके सिंपल होंगे जो एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। एडवांटेजेस पढ़ने में तो कोई इतना मसला नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये। लेकिन डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें
तो इसमें आ जाए कि सब सिस्टम में भी डिफरेंट डाटा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, डाटा इंटरचेंज में भी इनएफिशिएंट, चूंकि आप देखें एक से ज़्यादा सर्वर मौजूद हैं तो इन सर्वर्स के दरमियान डाटा जो है ना वो इंटरचेंज हो रहा होता है। ये S2 का डाटा जो है ये आपस में कम्युनिकेट होना है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेबर जो है ना वो इन्हें करनी पड़ती है। तो ये जो जब डाटा को इंटरचेंज आपस में कर रहे होते हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये इनएफिशिएंट भी हो सकता है, जिससे जो है ना वो पूरा नेट या पूरा आपके जो सिस्टम है ना वो कोलैप्स कर सकता है या उसकी परफॉर्मेंस मुतासर हो सकती है। फिर क्लाइंट्स में आगे जी थिन क्लाइंट मॉडल होता है और फैट क्लाइंट मॉडल होता है, ये उनकी फंक्शनैलिटीज के हिसाब से है, ठीक है। यानी मतलब थिन क्लाइंट क्या है, जी जी, हाँ जी, देखिए ना थिन के अंदर क्या कह रहा है भला, वो कह रहा है कि इनिशियली यूज टू माइग्रेट लेजेसी सिस्टम्स इनटू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। इसमें आपका जो ओन GUI में भी इम्प्लीमेंटेड एट क्लाइंट, सिर्फ क्लाइंट के ऊपर ना GUI पड़ा होता है, बाकी सारा कुछ सर्वर पे पड़ा होता है, ठीक है। अगर हम फैट क्लाइंट की बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि GUI भी मौजूद होता है और कुछ एप्लीकेशन भी का पार्ट भी जो है वो आपके क्लाइंट के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये काम करते हैं, यानी एक के अंदर सिर्फ ग्राफिकल फॉर्म्स पड़े हुए हैं, बाकी ट्रांजैक्शन भी वो नहीं कर रहा, प्रोसेसिंग भी वो नहीं कर रहा, सारा कुछ सर्वर पे हो रहा है, ठीक है। हैवी प्रोसेसिंग बोथ ऑन सर्वर एंड नेटवर्क है। लेकिन अगर हम फैट क्लाइंट की बात करें तो इसमें हार्डवेयर चूंकि पावरफुल होता है और क्लाइंट साइड मशीन जो होती है वो तगड़ी मशीन होती है, और उसका मॉडल ये होता है कि उसके ऊपर क्लाइंट जो होता है कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो है ना वो लोकली परफॉर्म कर रहा होता है, बजाय इसके कि उसको नेटवर्क के ऊपर जो है ना वो शेयर करे। जी ठीक है जी, ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जिसमें हमने 23 और 24 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह 25 को भी हम इंस्टॉल जो है ना जी कल वो डिस्कस करेंगे, 2-3 लेक्चर मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।